हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मैं ज्योति है, आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और हम बहुत जोरों शोरों से जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले कि आप सभी के सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो जैसे एज यूजुअल जो है हम हमेशा ही जो है चर्चा करते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स न्यू आते हैं उन लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और वो ये है कि आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप अकाउंट है यहाँ पर। ठीक है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और ये हमारा जो है टेलीग्राम अकाउंट है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। तो आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यूजीसी की जितनी भी अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइम टू टाइम, चाहे एडमिट कार्ड की हो चाहे कोई भी हो, एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 की तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है, बताइए जरा मुझे। बताइए आप लोगों की तैयारी जो है वो कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को समझ में। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज ऐसे हमें नहीं समझ में आ रही है, तो आपको अलग तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी है आप लोग तैयारी अब जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यही टाइम है तैयारी करने का। अभी अगर आप लोग जो है तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आपका सिलेबस जो है वो इजीली टाइम पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमें टाइम पर सिलेबस खत्म करना है, बिकॉज हमें अपना मोस्टली टाइम किसको देना है, अपनी प्रैक्टिस को देना है, अपनी रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा टाइम हमें देना है, ताकि हम टाइम से जो है अच्छी तरीके से अगर कर लेंगे सब कुछ, तो हम यूजीसी का नेट का जो है पेपर है वो क्रैक आराम से इजिली कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि कैसे कैसे जो है क्या क्या होना चाहिए। टाइम का मैंने एक तो टाइम टेबल का बोला था कि सभी के सभी टाइम टेबल रखेंगे। तो आप लोग बताइए, जिन्होंने टाइम टेबल बना लिया है वो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। जो सभी के सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कीजिए जिन्होंने इस चीज को फॉलो कर लिया है, टाइम टेबल तैयार हो गया है, और किन्होंने स्टडी शुरू कर दी है, वो भी मुझे फटाफट जो है कमेंट कीजिए। देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी है, या जो भी फिलर फॉर्म का है, आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी कांटेक्ट, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो आप मुझसे जो है बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि जो है मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जो है दूर करूं। ठीक है, ठीक है, तो काफी लोगों ने जो है बना लिया है ना, टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है अपना एक जो टाइम टेबल आप लोगों ने बनाया है उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वो ज्यादा मस्ट है। ठीक है, तो वो जरूरी है कि आप उसे फॉलो करो, क्योंकि फिर तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सभी तैयारी अब जो है अच्छी तरीके से शुरू कर दीजिए। और जो है हम लोग बाकी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो जो भी है इंफॉर्मेशन हमारी साथ साथ होती रहती है, और साथ साथ में बीच में एमसीक्यूज भी आते रहते हैं, तो वो भी हमारा कंप्लीट होगा। तो अभी इसका थोड़ा सा सेशन और कर लेते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं। अभी जो हमने किया है काफी लेंथी है, तो लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं, है ना दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छी तरीके से जो है स्टडी जो है शुरू कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ना, कि जीके की क्लास कितने बजे होती है, 9 बजे जीके की क्लास होती है, 11 बजे आपकी पेपर 1 की क्लास होती है। तो ये दोनों को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बिल्कुल मिस ना कीजिए। और 12 बजे जो मेरी क्लास होती है वो आपकी हिंदी साहित्य की लगती है, वो भी आप लगाइए। तो ये 3 क्लासेस तो वेरी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है हिंदी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप जो है इसे जरूर जो है इसको अटेंड करें। अब कुछ एप्लीकेशन की बात है, तो एप्लीकेशन में ऐसा है कि प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर फिलर फॉर्म सर्च कीजिए,
फिलर फॉर्म जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके की एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी और वहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों आपको फ्री नोट्स वहां पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आपने ओपन किया, उसे चेक किया? बताइए बताइए, आप लोगों ने चेक किया उसे? वहां देखा होगा आप लोगों ने, नोट्स है वहां पर, ठीक है, नोट्स है वहां पे। लाइव क्लासेस जो चली ही रही है हम लोगों की, है ना, इसी तरीके से बाकी क्लासेस भी चल रही है, जीके की चल रही है, फर्स्ट क्लास की चल रही है, सो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 5000 एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू भी जो है आपको वहां पर मिल रहा है, तो इजीली है। वेबसाइट पे सभी के सभी विजिट कीजिए, वेबसाइट पे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर मिल जाती है, सो आप जाइए वेबसाइट पर, वहां पर भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों बिल्कुल ये 100% ऑफ है, आपको यहाँ पर एक भी रुपए पेड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट है, इस बेनिफिट का जो है पूरा पूरा फायदा उठाइए, वो ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपका एक बार नेट जो है क्रैक हो गया, फिर क्या करना आपके पास? देखो सबसे मेन चीज है, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाओगे। और क्या चाहिए आपको, बताइए मुझे, ठीक है। और नेट तो आपका क्वालिफाइड हो ही जाएगा, तो मस्ट है ना, इंपॉर्टेंट है ना ये चीज, तो इसको इसलिए अभी आप अपना टाइम दीजिए, जो आपका टाइम, मैं कहती हूँ टाइम हमेशा प्रीशियस है ना, टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम बहुत कीमती होता है, और अगर आप अपना कीमती समय जो है यहाँ पर स्टडी के लिए देते हैं तो वो लौटकर जरूर आपके पास आएगा टाइम, और आपको उसका फायदा जो है वो आगे जाके पता चलेगा, अभी नहीं लगेगा। अभी आपको लगेगा यार कितना बर्डन है यार, पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, पढ़ना भी पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है, बट एक टाइम आपको रियलाइज होगा कि जिस चीज की आपने इतनी टाइम से मेहनत की, वो चीज आपको जब मिल जाएगी तो आपको उसके मजे भी बहुत आएंगे, ठीक है। तो नेट की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो जोरों शोरों से करते रहिए, और जरूर जो है आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों जैसे आपको पता है सिलेबस क्या है हमारा, इकाई 1 चल रही है, और इकाई 1 में जो है हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा और उसके विकास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी हम लोगों ने, और हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन सी? प्राचीन हो गया, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हो गया, और साथ ही साथ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हो गया। तो अभी मुझे सारे के सारे कमेंट करके ये बताएंगे कि किन किन स्टूडेंट्स ने ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लर्न कर लिया। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए, फिर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछने लग जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, डरना नहीं है बताइए चलो जल्दी से कि किन किन स्टूडेंट्स ने जो है इसको पूरी अच्छी तरीके से कर लिया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कर ली है, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। चलो आधुनिक आर्य भाषा तो हमारी पिछली क्लास रही है, वो नहीं भी किया, उसे छोड़कर अगर आपने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा कर लिए तो भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिए जल्दी से, बताइए मुझे किस किसने कर दिया, रेज योर हैंड्स, कीजिए कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय था 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक था। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय था वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का था। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय काल था वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर अभी तक चल रहा है, ईस्वी पूर्व से नहीं, 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज थी, जहां तक आपको पता होगा तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हम लोगों ने संस्कृत के बारे में पढ़ा था, संस्कृत कैसे आई, संस्कृत का सारा कुछ जो है हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी इसमें। भारतीय कालीन आर्य भाषा में हमने 3 की इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, कौन कौन सी थी वो बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन कौन सी थी, मध्यकालीन में हमने कौन सी 3 भाषाएं पढ़ी थी।
तो पाली पढ़ी थी, प्राकृत पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने अपभ्रंश जो भाषा थी वो पढ़ी थी यहाँ पर। उसके बाद आया था हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसके अंदर हमने हिंदी के ऊपर विचार किया था। तो जो हमारी कल की क्लास थी वो हिंदी के ऊपर थी और बार बार लिपि जो है वो आ रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज हम जो है लिपि के ऊपर चर्चा करेंगे और लिपि के ऊपर विचार करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास जो होगी हमारी वो राजभाषा के ऊपर होगी, उसमें हम राजभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, डोंट वरी। तो हमारा भाग एक चल रहा है, सॉरी इकाई हमारी जो है एक चल रही है और भाग हमारा तीसरा चल रहा है। तो तीसरा भाग कर रहे हैं, 2 हम जो है क्लासेस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं अटेंड किए वो अटेंड कर सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी क्लासेस भी मिलती रहे और जितनी भी पुरानी भी है आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा और उसका विकास, ये हमारी इकाई 1 है और इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लिपि, क्योंकि इसमें से लिपि में से भी प्रश्न बनकर आते हैं कई सारे, इसीलिए मैं लिपि जो है आप लोगों के सामने लेकर आई हूं ताकि आपको लिपि के बारे में पता चले। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए अब हम आगे चलते हैं। तो लिपि, ठीक है, लिपि की चर्चा कर रहे हैं। तो लिपि क्या है ये देखते हैं। लिपि क्या है? पंडित कांता प्रसाद जो गुरु है उनके अनुसार उन्होंने लिपि का वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। तो जो चिन्ह जो है मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, मतलब जिस रूप में उसको लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है, ठीक है। लिखित जो भाषा होती है उसकी जो मूल ध्वनियां होती है उनमें जिन चिन्हों का मान लिया जाता है, जिन जो चिन्ह होते हैं, जिन चिन्हों को लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें तो वर्ण कहते हैं, ठीक है। पर जिस रूप में उसे लिखा जाता है, जिस रूप में उसे लिखा जाएगा उसे क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है, ठीक है। तो उसे हम लिपि कहते हैं। तो लिपि की डेफिनेशन हो गई है जो कि पंडित कांता प्रसाद गुरु के अनुसार दी गई है, ठीक है। तो अगर आएगा तो आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां जो थी वो प्रचलित हुई थी। तो भारत की बात कर रहे हैं, भारत में प्राचीन समय में, ठीक है, प्राचीन समय में 3 लिपियां जो थी वो प्रचलित हुई थी। और वो कौन कौन सी लिपि थी? तो वो लिपियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी लिपि थी? तो पहली थी सिंधु घाटी लिपि, दूसरी थी खरोष्ठी लिपि और तीसरी थी ब्रह्मी लिपि, ठीक है। कौन कौन सी लिपि? जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्योंकि हमने साथ साथ याद करना है, ठीक है। फटाफट साथ साथ आपको याद करवाना है मैंने, तो आप फटाफट लिखिए सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्रह्मी लिपि। तो 3 लिपियों का वर्णन यहाँ पर किया है। प्राचीन समय में भारत में जो 3 लिपियां थी उनकी चर्चा हुई है, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्रह्मी लिपि। कीजिए कमेंट फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या है? ड्रिंजर, जो ड्रिंजन था उन्होंने, ड्रिंजन महोदय ने जो है सिंधु घाटी की लिपि को क्या कहा है? ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा है। क्या कहा है? ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा है। और ये प्रश्न दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में आया है, नेट के एग्जाम में ये जो है प्रश्न आया है, ठीक है। कौन सी लिपि? सिंधु घाटी की लिपि को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसमें भाव भी होता है और साथ ही साथ ध्वनि भी होता है। तो ये भाव ध्वनि मूलक होता है। क्या कहते हैं इसमें? भाव मूलक ध्वनि जो है इसके होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? जो सिंधु घाटी लिपि है उसको ट्रांजिशन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस लिपि को कोई भी अभी तक नहीं पढ़ पाया है, ठीक है। और वर्तमान में इस लिपि को क्या कहा जाता है? वेस्ट्रोफैटोन लिपि कहा जाता है इसको, ठीक है। वेस्ट्रोफैटोन जो लिपि है इसे कहा जाता है और अभी तक इसे जो है पढ़ा भी नहीं गया है। तो ये सब चीजें जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये याद कर लीजिए क्योंकि ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है ये यूजीसी नेट के पेपर में आ जाती है, ठीक है। क्या क्या चीजें बताई मैंने?
ड्रेजियर महोदय ने सिंधु घाटी जो लिपि है उसको क्या नाम दिया? ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट नाम दिया, जिसमें भाव और ध्वनि जो थे उनकी मूलक लिपि थी ये, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये कभी भी किसी ने नहीं पढ़ी थी। ये वर्तमान में इसका नाम जो था, इस लिपि का नाम जो था वो क्या पड़ा? बेस्टोफ्रेटोन जो है लिपि इसको कहा जाने लगा, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन। आगे चलिए, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो होती है वो कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं? हम जो रिटर्न करते हैं वो कैसे करते हैं? तो हम सीधा जैसे इस तरीके से चलते हैं, है ना, मीन्स हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेकिन यहाँ पे खरोष्ठी लिपि जो होती है वो क्या चल रही है? वो राइट टू लेफ्ट चल रही है, ठीक है, उल्टी पीछे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चल रही है। क्लियर है? जिनको नहीं पता चल रहा मैं उन्हें ऐसे बता देती हूं, ठीक है। मतलब इस तरीके से लिखी जा रही है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। उसके बाद आ जाता है देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि कहां कहां की बताई थी मैंने? बताइए जल्दी से। देवनागरी लिपि किस किस की? दो ऐसे थे जहां पर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से। कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, बताइए बताइए जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मराठी और हिंदी, ठीक है, मराठी और हिंदी में क्या है, कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था? देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। देखो याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिए, ये इसको याद करना है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी और मराठी, तो जिनको पता है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, कीप इट अप। आप इसे कैरी ऑन रखें, अपना चलते रहिए इसी तरीके से, तो जरूर आपका नेट जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कौन सी लिपि से हुआ है? ब्रह्मी लिपि से हुआ है। तो ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है, देवनागरी लिपि का विकास जो है वो किस लिपि से हुआ है? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रह्मी लिपि जो है, ब्रह्मी लिपि से जो है इसका विकास हुआ है, ठीक है। आगे चलें। अब आ जाता है आप लोगों के सामने एक चार्ट, ठीक है। तो ये चार्ट के द्वारा मैं आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं ब्रह्मी लिपि की, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को पता होगा। तो ब्रह्मी लिपि का विकास जो है वो इस तरीके से हुआ है, जो आप लोगों को चार्ट में नजर आ रहा है। दिख रहा है सभी को चार्ट? ठीक है, तो ब्रह्मी लिपि सबसे पहले देखिए, यहां पर क्या है? ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि को दो शैलियों में बांटा गया है। ब्रह्मी लिपियों को दो शैली में बांटा गया है, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। कितनी? दो शैलियों में जो है से बांटा गया है, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। तो दोस्तों अगर आप ये देखो, इस तरीके से देखो, तो यहां पर क्या होता है? यहां पे हमारा पूर्व होगा, ठीक है, यहां पे हमारा पश्चिम होगा, ठीक है, यहां हमारा क्या होगा? यहां हमारा उत्तर होगा और यहां हमारा दक्षिण होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? तो यहां पे देखिए आप लोग कि उत्तर और दक्षिण की बात की जा रही है सिर्फ, तो उत्तर और दक्षिण की बात यहां पर की जा रही है। तो दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पे दक्षिण शैली जो है, दक्षिण शैली में क्या क्या आ जाता है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। यहाँ पे कौन कौन सी लिपि? तेलुगु, तमिल और कन्नड़। मतलब ये नीचे वाला एरिया है ना, नीचे वाले एरिया में तमिल में, ठीक है, कन्नड़ में और तेलुगु लिपि, इन लिपियों का इस्तेमाल कहां हुआ? दक्षिण में हुआ। इतना याद रखना, नीचे जो है दक्षिण में इन लिपियों का विकास हुआ था। अगर हम उत्तरी की बात करें तो उत्तरी में बहुत सारे आ गए। उत्तरी में देखिए, उत्तरी में हमारी गुप्त लिपि आ गई। तो उत्तरी शैली में कौन सी लिपि आई? गुप्त शैली आई, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 4 से 5वीं सदी। 4 से 5वीं सदी जो है गुप्त लिपि का समय काल था, ठीक है। और गुप्त लिपि से ही नीचे कौन सा आ गया? सिद्ध मातृका, जिसको क्या कहते हैं? कुटिला लिपि भी कहते हैं। बच्चों ये प्रश्न भी यूजीसी में आया है,
यूजीसी नेट में जो है ये प्रश्न भी बनकर आया है कि कुटिला लिपि का दूसरा नाम क्या है। तो सिद्ध मातृका जो है इसका दूसरा नाम है, या आप पूछ लेंगे सिद्ध मातृका का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कुटिला लिपि। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड कब का है? 6ठी सदी का। इसका टाइम पीरियड क्या है? 6ठी सदी का इसका टाइम पीरियड। तो याद रखिए, सीधा सीक्वेंस वाइज ही है। उत्तरी शैली में सबसे पहले 4 से 5वीं सदी में हमारा गुप्त लिपि आ गया, 4 से 5 में 5 के बाद आता है 6वीं लिपि में हमारा सिद्ध मातृका और कुटिला लिपि, सिद्ध मातृका या फिर कुटिला लिपि जो है हम कह सकते हैं कि वो इसके अंदर आ गया। उसके बाद उसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। दोस्तों यहाँ पे 2 भागों में इसको विभाजित किया हुआ है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 भागों में इसको विभाजित किया। कौन कौन सी लिपि है? यहाँ पे है देवनागरी लिपि और दूसरी तरफ है शारदा लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि, तो इन 2 भागों में इसको विभाजित किया कुटिला लिपि को। तो अगर प्रश्न बनकर आ गया कि कुटिला लिपि को किन 2 भागों में विभाजित किया है, 2 भाग कौन से हैं, तो आपने बोलना देवनागरी लिपि और साथ ही साथ दूसरा है शारदा लिपि। ठीक है, अगर दोस्तों हम देवनागरी लिपि का समय काल पता करें तो क्या है इसका? 9वीं सदी का इसका समय काल है। ठीक है, 9वीं सदी में जो है देवनागरी लिपि जो थी है। ठीक है, और उसके बाद अगर शारदा लिपि की बात करें तो शारदा लिपि का समय काल है 10वीं सदी। तो 10वीं सदी का शारदा लिपि का काल है। तो आप लोग इतना सा याद रखिए, दक्षिण शैली, ठीक है, पहले ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में विभाजित किया है। उसमें से भी दक्षिण शैली और उत्तरी शैली की बात की गई है। तो दक्षिण शैली में किस लिपि का विकास हुआ? तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जो लिपि है उसका विकास हुआ था। ठीक है, और उत्तरी शैली की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी शैली में सबसे पहले आ जाते हैं गुप्त लिपि, जो कि 4ठी 5वीं सदी में आई थी गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद 6ठी जो सदी थी, 6ठी सदी में ही सिद्ध मातृका लिपि आ गई, जिसको हम जो है कुटिला लिपि भी कहते हैं। उसके बाद जो है 6ठी सदी के बाद 7वीं 8वीं आपको नहीं करना, 7वीं 8वीं में कुछ नहीं, सीधा 9वीं में आ जाओगे कि 9वीं में जो है देवनागरी लिपि आ गई और 10वीं में आपकी शारदा लिपि आ जाती है। ठीक है, और शारदा का कनेक्शन सीधा कश्मीर से, कश्मीर में जो इस्तेमाल की जाती थी लिपि वो कौन सी थी? शारदा लिपि थी। ठीक है, बस उसको कश्मीर से कनेक्ट कर देना, बस इतनी सी लिपि है। तो याद कर लोगे, इजी है, नॉट हार्ड, इतनी हार्ड नहीं है। आप लोगों को टेबल देखो, टेबल के लिए तो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि टेबल की 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करेंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स, ताकि टेबल आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको वो याद हो जाएगा, आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा, फिर आपको वो भूलने वाला नहीं है। ठीक है, और एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम में बस आपको वो टेबल खोलना है, एक बार उसको जो है देखना है और बस आपको वो याद हो जाएगा। और बस फिर आपको बस एग्जाम में तो आपको फिर पूरी तरीके से याद रहेगा कि अच्छा मैंने तो ब्रह्मी लिपि में ये पढ़ा था, तो वो एकदम से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए टेबल की, तो इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है देवनागरी लिपि के नाम के विषय में विभिन्न मत है। अब देखो, देवनागरी जो लिपि है इसके नाम को लेके काफी मतभेद हुए हैं। ठीक है, लोगों के अलग अलग विचार है, अलग अलग जो इसमें विद्वान रहे उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका नाम जो है वो डिसाइड किया, इसका नाम बताया अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो बड़ा ही जो है मैं कहूं कि बड़ी मुश्किल से, पर अलग अलग इसका नाम है। और देवनागरी लिपि का ऐसा है कि देवनागरी लिपि का जो है पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है आपसे ये जो है पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए आप इसको जो भी करोगे तो बिल्कुल ढंग से जो है अच्छे तरीके से जो है इस लिपि के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका देवनागरी लिपि का? देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है यहां पर? ठीक है, ग्रथम लिपि भी कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि को जो है ग्रथम लिपि जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पे नागरी लिपि का जो प्रथम प्रयोग है वह किसके शिलालेख में मिलता है? तो किसके शिलालेख में मिलता है, ये प्रश्न भी बनकर आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, और यूजीसी के एग्जाम में जो है ये प्रश्न बनकर आया है कि किसके शिलालेख में जो है नागरी लिपि का प्रयोग जो है वो किस शिलालेख में किया गया है। तो आपने आंसर क्या देना है? आपने कहना है कि गुजरात के जो राजा जयभट्ट थे उनके शिलालेख में मिलता है। तो याद कर लीजिए, गुजरात के राजा जयभट्ट जो है उनके शिलालेख में इसका जो है प्रयोग जो है वो मिलता है। तो प्रथम प्रयोग किया था इन्होंने अपने शिलालेख में राजा जयभट्ट ने। ठीक है,
उसके बाद क्या है, उसके बाद है ज्यादातर जो विद्वान है वो गुजरात के नागर जो ब्राह्मण है उनके नाम पर भी उसका नाम क्या बढ़ गया, नागरी नाम उसका जो है पड़ा। ठीक है, तो नागरी नाम किसके उस पे पड़ा, जो नागर के ब्राह्मण थे उनके नाम पर इसका नाम नागरी नाम पड़ गया। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। देवनागरी लिपि को ग्रंथम लिपि भी कहा जाता है। नागरी लिपि का जो प्रथम प्रयोग था वो किसके शिलालेख में मिलता है, तो आपने बोलना है गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। विद्वान जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे उनके नाम पर इसका क्या नाम रखा गया, नागरी नाम रखा गया। तो वो भी आप लोग कर लेंगे। तो 3 पॉइंट आपको इसमें मिल जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध जो बुद्ध ग्रंथ थे, तो प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ थे, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ कौन थे प्रसिद्ध, ललित विस्तार। जो बौद्ध ग्रंथ था ललित विस्तार, उसमें वर्णित है क्या, नाग लिपि से कौन सी लिपि बन गई, नागरी लिपि का उद्भव बताया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ थे उसमें जो ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है वो भी पूछ सकते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ का नाम पूछेंगे तो आपने बोलना है ललित विस्तार। तो ललित विस्तार जो है उसमें नाग लिपि से क्या शब्द निकला, नागरी लिपि निकला। तो आप कह सकते हो कि नागरी लिपि जो है वो नाग लिपि से उठाया गया है, जो कि ललित विस्तार में था बौद्ध ग्रंथ में। आई होप आपको इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। देखो कोई भी मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूं ताकि आपको इंफॉर्मेशन जो जो याद रखने वाली चीजें हैं वो आप यहां से याद रखो। ठीक है, आपका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे क्या है कि यह लिपि जो है वो गुप्त लिपि से विकसित हुई है। अब गुप्त लिपि से कैसे विकसित हुई है, गुप्त शासन चंद्रगुप्त, गुप्त शासन चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, देव कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देव। गुप्त शासक चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था। पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था, नगर। नगर नहीं आएगा यहां पे, नागर आएगा। ठीक है, नागर कर लीजिए इसे। तो यहां पे क्या है, गुप्त शासक और चंद्रगुप्त जो है उसे क्या कहा जाता था, देव कहा जाता था। पाटलिपुत्र को यहां पर नागर कहा जाता था, जिसके कारण इस लिपि का नाम क्या पड़ गया, देवनागरी लिपि पड़ गया। अब पता चला गुप्त लिपि से भी देवनागरी लिपि जो है वो किस तरीके से निकला, क्योंकि गुप्त लिपि में विकसित हुआ था। तो जो गुप्त शासक थे या चंद्रगुप्त थे उनको देव कहा जाता था, और जो पाटलिपुत्र था उसको नागर कहा जाता था। इसीलिए दोनों को मिलाकर इसका नाम देवनागरी पड़ गया। तो यहां से भी देवनागरी जो है कह सकते हैं कि नाम पड़ा होगा इस लिपि का। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो द्विवेदी जी थे उन्होंने देवनागरी को क्या कहा है, संस्कृत लिपि भी कहा है। तो द्विवेदी जी ने इसको क्या नाम दिया है, संस्कृत लिपि। 1 नंबर पे प्रश्न बन गया, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि द्विवेदी जी ने किस नाम से देवनागरी लिपि को कहा है, तो उन्होंने संस्कृत लिपि कहा है इसे। उसके बाद अगला बनता है हमारा चौथा प्रश्न कि श्री आर श्याम शास्त्री, जो श्री आर श्याम शास्त्री उन्होंने क्या कहा है और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने देवनागरी लिपि कैसे दिया, तो वो बताएंगे। क्या है इसमें, देवताओं की उपासना संकेतिक जो है चिन्हों के द्वारा होती थी। तो जो पहले उपासना करते थे, क्योंकि पुराना टाइम पीरियड था, उस टाइम पे देवनागरी लिपि थी, है ना, उस टाइम पे कैसे जो है वो चलती आई। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़े। तो कैसे देवताओं की जो उपासना करते थे तो उनको सांकेतिक जो चिन्ह होते थे उसके द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता था। और जो कई प्रकार से जो है त्रिकोणदी जो यंत्र होते थे उनके माध्यम से इसको लिखा जाता था। ठीक है, तो जो त्रिकोण आदि मंत्र होते थे उनके द्वारा, यंत्रों के द्वारा जो है इसको लिखा जाता था। और ये यंत्र जो होते थे उसको क्या कहते थे, यंत्रों को कहते थे देवनगर। ठीक है, देवनगर जो है उसको कहा जाता था। और ये जो है सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाते थे, और इसी से उनका नाम क्या पड़ गया, देवनागरी जो है वो पड़ गया। तो मतलब मेन चीज है, अगर आप वर्ण बोलोगे तो भी वही बात है, अगर आप चिन्ह बोलोगे तो भी वही बात है। दोनों अलग अलग बात नहीं, हम उसको वर्ण बोलते हैं, वो चिन्ह कहते थे पहले के टाइम पे। ठीक है, तो दोनों चीजें एक ही है। उस टाइम पे चिन्ह कह के उसको जो है बोला जाता था। तो देवताओं की उपासना जो थी सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी, मतलब वर्णों के द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के माध्यम से लिखे जाते थे। ठीक है, और वे यंत्र जो होते थे उसे देवनागर कहलाते थे, और जो सांकेतिक चिन्ह होते थे उसे वर्ण कहा जाता था। तो सांकेतिक चिन्ह को वर्ण कहते थे ये, और यंत्र को क्या कहते थे, देवनागर कहते थे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, देवनागरी पड़ गया। ठीक है,
आई होप क्लियर हो गया होगा कि श्री आर श्याम शास्त्री जो है उन्होंने किस तरीके से इसे बताया है। उसके बाद अगला आ जाता है 5वां पॉइंट हमारा। 5वें पॉइंट में है कि जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है उनका क्या मानना है और वो क्या मानते हैं इसमें। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है वो क्या कहते हैं कि मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली नागर शैली का नाम जो था वो नागर होने से नागरी शैली पड़ा। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो मध्य युग था, मध्य युग में जो नागर शैली थी, ठीक है, कौन सी शैली, नागर शैली जो थी, उसके नाम पर नागर होने के कारण इसका नाम नागरी शैली पड़ा। ठीक है, तो इसका नाम नागरी शैली पड़ गया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, सारी बातें उस चीज की बताई जा रही है कि कैसे देवनागरी जो लिपि है उस पे अलग अलग जो विचार या अलग अलग मत जो थे उनको लेकर, उनके नाम को लेकर जो अलग अलग विचार और मत थे विद्वानों के, उनकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे आ जाती है देवनागरी लिपि की विशेषता। तो देवनागरी लिपि की आपको विशेषता जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है ना, तो यहां पर हम देवनागरी लिपि के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनकी विशेषता क्या है, तो पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है कि जो देवनागरी लिपि है उसका वर्णमाला का जो है वर्णक्रम वैज्ञानिक है। तो उसका वर्णक्रम क्या है, वैज्ञानिक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है, वैज्ञानिक तरीके क्यों बोला गया, वैज्ञानिक तरीका इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे हम अल्प प्राण का प्रयोग करते हैं या जो है महाप्राण का प्रयोग करते हैं, तो ये सारा क्या है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो देवनागरी लिपि में क्या था, वर्णमाला का जो प्रयोग था, वर्णक्रम जो था वो कैसा होता था, वैज्ञानिक होता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि देवनागरी जो लिपि होती थी वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो बाएं से दाईं ओर मतलब जैसे कि हम लोग लिखते हैं नॉर्मल, हम कैसे लिखते हैं, हम क्या कैसे लिखते हैं, तो लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाते, तो लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि जो थी वो लेफ्ट से राइट की ओर जो है लिखी जाती थी, मतलब बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए, मतलब एक कोई भी ध्वनि होती थी उस ध्वनि के लिए जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, अब चिन्ह भी कहीं कहीं वर्ण भी लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। वर्ण और चिन्ह, मैंने कहा कि दोनों चीजें एक ही है, वर्ण का भी प्रयोग किया जाता था और चिन्हों का भी प्रयोग जो है वो किया जाता था। तो दोनों चीजें इसी में आ जाएगी, इसमें आप बोल सकते हैं। तो ध्वनि के लिए जो है चिन्हों का और वर्णों का इस्तेमाल किया जाता था, किसमें, देवनागरी लिपि में। उसके बाद अगला आ जाता है अक्षरिक लिपि था, मतलब अक्षरात्मक जो है लिपि का प्रयोग, मतलब अक्षरों का जो है प्रयोग किया जाता था, तो इसका नाम जो है, इसको अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, मतलब जो बातें बोली जाती है, जो बोलते थे उसी तरीके से उसको लिखा जाता था देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में सीधा जो बोलते हैं उसी तरीके से लिखा जाता था। तो ये इसकी विशेषता है। पहला क्या है कि वर्णमाला में जो वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक है। दूसरा क्या है, बाएं से जो है दाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा क्या है, ध्वनि के लिए जो है चिन्ह या वर्ण का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्या है, अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्या है, जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखा जाता है ना। तो अगर हम बात करें बहुत सारी चीजें, तो जो हमने जैसे पीछे मत पढ़े हैं कि नाम के कैसे कैसे किसने अपने आधारों पे जो है नाम के बारे में बताया है, तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा शॉर्ट करके लेकर आई हूं कि चलो आपको सारी इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिल जाए, वरना आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ही लेंथी है, मैंने कहा बहुत लेंथी है और बहुत सारी चीजें जो है आपको मिलती है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आई जो यूजीसी नेट में आ चुकी है या आ सकती है। ठीक है, तो वो सब चीजें आपके सामने लेकर आई हूं। आगे देखिए, देवनागरी लिपि पे सुधार समिति। तो देवनागरी लिपि पे आगे सुधार समिति ने भी बहुत काम किया है और उन्होंने जो है क्या क्या किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो बनकर आते हैं इस टॉपिक में से। ठीक है, क्योंकि सुधार समिति में और अब तक भी काम चलता ही है, इसमें कब से काम शुरू हुआ और फिर चलता गया, तो वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पर पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तिलक फॉन्ट की, तो पहला है हमारा तिलक फॉन्ट। ठीक है, तिलक फॉन्ट क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में अपने पत्र, कौन सा पत्र था उनका, केसरी,
सबसे पहले तिलक फॉन्ट क्या आएगा आपका नाम, मेन चीज क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो जो बाल गंगाधर तिलक है 1904 में, ये 1904 भी याद करोगे, बाल गंगाधर तिलक भी याद करोगे, और कौन सा पत्र था, केसरी पत्र था, ठीक है। और इसमें उन्होंने जो है फॉन्ट आएगा यहाँ पे, फॉन्ट का निर्माण किया था। और तिलक जो थे फॉन्ट में, तिलक फॉन्ट में जो है 190 टाइप थे, जबकि उससे पहले जो है इसकी संख्या क्या थी, उससे पहले इसकी संख्या जो है 1926 थी, ठीक है। तो 1926 इसकी संख्या मानी जाती, पहले इसकी संख्या ये थी, उसके बाद इसकी संख्या जो है वो अलग कर दी गई थी। तो तिलक फॉन्ट में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो तिलक फॉन्ट वाला आप लोग इतना याद रखेंगे कि पहले 190 जो थी टाइप थी इसमें, उसके बाद इसको बदलकर जो है 1926 जो है इसमें कर दिया गया, इतने फॉन्ट इसमें आ गए थे, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखोगे। और बाल गंगाधर तिलक और इनका जो टाइम पीरियड था 1904, ये याद रखोगे। केसरी इनका पत्र था, वो याद रखोगे। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे है आ की जो 12 खड़ी थी वो बाद में इसमें जोड़ दी गई थी। तो देवनागरी लिपि में आ की जो 12 खड़ी थी वो बाद में जोड़ दी गई थी, किसके द्वारा, यहाँ पे है सावरकर बंधुओं के द्वारा, ठीक है। उन्होंने जो है इसे तैयार किया था। और महात्मा गांधी के जो पत्र था, कौन सा पत्र, हरिजन सेवक, महात्मा गांधी का पत्र कौन सा था, हरिजन सेवक, उसमें इसका इस्तेमाल जो था वो किया गया था। तो सावरकर जो बंधुआ है उन्होंने इसको तैयार किया था, और महात्मा गांधी ने जो ये पत्र था अपना हरिजन, और इसमें उन्होंने ये जो अ की जो 12 खड़ी थी इनका इस्तेमाल उन्होंने अपने पत्र में किया था। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। सो तो नहीं रहा कोई, जागते रहिए, जागते रहिए, जगाते रहिए, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट देखेंगे सभी के सभी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। देखो एक चीज और बता दूं आप लोगों को नाम भी साथ में याद करने हैं। मैंने क्यों नाम लिखे हैं, बिकॉज पूछ लेते हैं कभी कभी, आपको स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। आपको स्टेटमेंट आएगी और आपको पूछे जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसकी है, ये जो पूरी जो है पंक्ति लिखी गई है, पंक्तियां किसकी है। तो आपको एकदम से जो है तभी पता चलेगा जब आपने अच्छी तरीके से याद किया होगा। तो आप नाम के साथ उनकी लाइन को भी याद करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बात करें तो इन्होंने जो है पंचमोक्षरों की जगह जो है, पंचमाक्षरों की जगह इन्होंने किसका प्रयोग किया, अ अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया, ठीक है। तो अ अनुस्वार जो है उसके प्रयोग का सुझाव इन्होंने दिया, जो हमारे पंच अक्षर जो होते हैं, पंचमाक्षर जो होते हैं उसके लिए, जैसे कि क ख ग। तो जो हमारे लास्ट वाले शब्द हैं उनके लिए, जैसे अणा हो गया है ना, यहाँ हो गया, तो ये सब शब्दों के लिए जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो 5 लास्ट वाले अक्षर है उनके लिए किस शब्द का प्रयोग की बात की गई, यहाँ पे अ अनुस्वार के प्रयोग की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। उसके बाद अगला चौथा क्या पॉइंट है, चौथा है डॉक्टर गोरख प्रसाद। डॉक्टर जो गोरख प्रसाद है वो क्या कहते हैं, मात्राओं को व्यंजनों के बाद दाहिने तरफ लिखने का सुझाव दिया। तो मात्राओं को उन्होंने व्यंजनों के बाद, जब व्यंजन का प्रयोग हम करते हैं तो व्यंजनों के बाद दाहिने तरफ लिखने का सुझाव उन्होंने दिया कि इसको कहां लिखना चाहिए, दाहिने तरफ इसको लिखना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो दाहिने तरफ जो है इसको लिखना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे है श्रीनिवास। तो श्रीनिवास की बात करें तो उन्होंने क्या सुझाव दिया, श्रीनिवास ने कहा कि जो महाप्राण वर्णों हैं उनकी जगह अल्प प्राण जो वर्ण हैं उनके नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या जो है वो कम हो जाए। तो ये क्या करना चाहते थे, वर्णों की संख्या को कम करना चाहते थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो महाप्राण है उनमें महाप्राण की जगह जो है क्या करना चाहिए, महाप्राण की जगह जो है अल्प प्राण जो है वो लेकर आना चाहिए, ताकि जो वर्णों की संख्या है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। महाप्राण और अल्प प्राण पता है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी, बट अगर नहीं पता तो बता देती हूँ, ठीक है। महाप्राण में क्या आ जाता है, महाप्राण में हमारा ख घ झ फ ये सारे हमारे महाप्राण है, ठीक है, जिसमें हमारी साउंड जो है बाहर की तरफ निकलती है, हवा जो है बोलते समय बाहर की तरफ, जैसे खा आप बोलोगे ख, है ना, घ। तो इस तरीके से
झ, फ, तो ये सारी चीजें क्या है, महाप्राण है। ठीक है, अल्प प्राण कौन सा, जिसमें हम अंदर की तरफ लेते हैं, जैसे कि क, ग, अंदर की तरफ क, ग, ज, प, आ रही है ना साउंड, तो अंदर की तरफ ले रहे उसको कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो महाप्राण है उन वर्णों की जगह हम अल्प प्राण वर्णों को नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, अगर उनमें कोई चिन्ह लगा दिया जाए तो वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये श्रीनिवास ने कहा था। तो ये अगर स्टेटमेंट आ गई डायरेक्ट तो आप लोग बताओगे कि ये स्टेटमेंट किसकी है, श्रीनिवास जी की है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखो घुमा फिरा के बनते हैं, घुमा फिरा के इसमें से इतने प्रश्न आते हैं कि पूछो मत। और वही है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी रहेगी, आपने उसके बारे में अच्छी नॉलेज गेन की होगी, तो डेफिनेटली आप जो है उसे अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी बताया है कि आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो भी जो है कर सकते हो, तो वो भी आप ट्राई करो। ठीक है, बाकी अगर जो आप पढ़कर गए हो उसमें तो आप बिल्कुल ही डेफिनेटली श्योर होकर टिक करिए, ताकि आपको पता हो कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 6 पॉइंट क्या है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है, उन्होंने क्या कहा है यहां पर, देवनागरी के स्थान पर रोमन का प्रयोग का सुझाव दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो देवनागरी है उसकी जगह किसका इस्तेमाल करना चाहिए, रोमन का इस्तेमाल करना चाहिए। और नागरी जो लिपि है उसके सुधार समिति जो है 1900 जो है 35 में जो है इसका गठन किया गया था, किसके द्वारा, काका कालेकर के द्वारा, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो काका कालेकर जो है उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है हिंदी साहित्य जो सम्मेलन है वो भी हुआ था, कहां पर, इंदौर के अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, तो हिंदी साहित्य, और इसमें से दोस्तों इसमें से काफी प्रश्न जो है वो आ रखे, तो इसमें से काफी सारे प्रश्न उठ जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैंने इसमें डाला नहीं है इतने, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसमें से कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो इसमें से बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें क्या क्या याद करना है, एक तो ये याद करना है कि देवनागरी के स्थान पर किसका प्रयोग की बात की, रोमन की बात की। ठीक है, ये याद कर लीजिए। उसके बाद क्या है, देवनागरी लिपि का सुधार समिति जो है वो कब थी, 1935 का टाइम पीरियड याद कीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड आपको मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और फिर इसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है, इसकी अध्यक्षता भी पता होना चाहिए। तो काका जो कालेकर है उनकी अध्यक्षता में ये जो है किया गया था, तो उनकी अध्यक्षता में इसको लेकर आए हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कहां पर हुआ था, इंदौर में हुआ था, तो आपको इंदौर अधिवेशन भी याद रखना है। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चंस इसमें से बनकर आते हैं, ये बन सकते हैं, तो आप लोग जो है इन्हें पढ़ेंगे जरूर। उसके बाद अगला 7th पॉइंट क्या है, इसमें से भी बहुत प्रश्न बनकर आ जाते हैं। तो 19 जो है 45 में जो है एक नागरी प्रचारिणी सभा ने भी नागरी लिपि सुधार हेतु एक परिषद का गठन किया था। तो इन्होंने एक परिषद का गठन किया था उसकी लिपि के सुधार के लिए, जो नागरी लिपि है उसके सुधार के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जिसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया, नागरी प्रचारिणी सभा। और ये प्रश्न भी बनकर आया है दोस्तों, ये प्रश्न बनकर आया है, इन्होंने जो है यही एक नागरी प्रचारिणी जो सभा थी, इसमें 3 लोग थे और उन तीनों ने जो है यहाँ पर जो है इस सभा को पूरा बनाया, उन्हीं से मतलब उसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य का वृहद जो है इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट में पूछा गया कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था के द्वारा जो है वो जो है प्रकाशित किया गया था। तो वो संस्था यही थी, नागरी प्रचारिणी सभा जो थी वो यही थी, और इनके द्वारा ही जो है इसको जो है किया गया था। और किस जगह पर किया गया था दोस्तों, काशी में किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आ रखा है यूजीसी के नेट पे, और वो यहां से ही उठकर जो है बनता है। इसमें और भी इंफॉर्मेशन है, इसका जो टाइम पीरियड अगर मैं बताऊं तो 16 जुलाई, ठीक है, ठीक है 16 जुलाई आप याद रखिए, 16 जुलाई, 2 मिनट टाइप नहीं हो रहा, 16 जुलाई 1893 आप याद रखिए, 1893।
ठीक है 1893, ठीक है 1893 का टाइम याद रखें। वाराणसी काशी में, वाराणसी काशी में जिसके संस्थापक कौन थे, जिसके संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बाबू श्याम सुंदर दास जो है, ठीक है, वो इसके संस्थापक थे। और काशी में जो है, वाराणसी में ये जो किया गया था, और इसका टाइम कब है, 16 जुलाई 1893 का इसका टाइम पीरियड है दोस्तों, ठीक है। और इसका गठन किया गया था ये मैंने बता दिया। अच्छा, इसका एक चीज और, एक प्रश्न बन जाता है कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि इसके संस्थापक कौन रहे हैं। इसके संस्थापक बाबू जो है श्याम सुंदर दास रहे हैं। मैं इसी की बात कर रही हूँ, नागरी प्रचारिणी सभा की बात कर रही हूँ। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास इनके संस्थापक थे। 16 जुलाई 1893 में ये वाराणसी के काशी जगह पे जो है किया गया था। और यहां पर क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। और ये प्रश्न जो है यूजीसी के नेट के पेपर में आ रखा है कि इस समिति के जो है, इस सभा के जो है सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो वो थे राधा कृष्ण दास, इसके पहले अध्यक्ष थे। और इनके संस्थापक कौन है, संस्थापक है बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 16 जुलाई 1893 का, ठीक है। और साथ ही साथ कहां पे हुआ था, वाराणसी के काशी में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जो है क्या किया था, और एक इंफॉर्मेशन और बताई कि इन्होंने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसमें तीन लोग थे, कॉलेज तीन लोग थे जिन्होंने जो है मिलकर ये जो है इसकी शुरुआत की थी। और फिर बाद में जाकर ये नागरी प्रचारिणी सभा के रूप में जो है सब लोगों के सामने आया था, ठीक है। और एक परिषद के रूप में जो है इसका गठन कर दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर इसका जो बताया मैंने कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है इन्होंने किया था। तो ये प्रश्न बनकर आया कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो वो संस्था और कोई नहीं थी, यही थी नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक है। तो पहले तीन लोग थे इसमें, बाद में सभा को बहुत आगे इसका बहुत बढ़ाया गया। तो नागरी लिपि को सुधार के लिए जो है इस परिषद था इसका गठन किया गया था। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इसमें से प्रश्न बनकर आते हैं, तो दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाइए अब 8th पॉइंट पे। तो 8th पॉइंट में क्या है, 8th पॉइंट में है उत्तर प्रदेश के नागरी लिपि सुधार समिति। तो उत्तर प्रदेश की नागरी लिपि सुधार समिति जिसमें कौन थे, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो है 31 जुलाई 1947 को यह गठित की गई थी। तो इतना से याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नागरी लिपि सुधार समिति थी जिसमें कौन थे, नरेंद्र देव अध्यक्षता, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। ये कब हुआ था, 31 जुलाई 1947 में ये जो है गठित किया गया था। तो ये 2-3 पॉइंट्स है, इनको याद कर लीजिए। उसके बाद 9वां पॉइंट क्या है, 9वां पॉइंट है लिपि सुधार परिषद जो है 1953 में लखनऊ में आचार्य नरेंद्र देव की अनुशंसा पर जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो अनुशंसा जो है उस पर जो है इसका गठन किया गया था। और इनके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पर, डॉक्टर सर्वपल्ली, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे उनकी अध्यक्षता में ये हुआ था, ठीक है। जो कौन रहे थे, हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे पल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में ये जो है किया गया था। तो ये याद करना है आपने, टाइम पीरियड याद कीजिए 1953, कहां पर था, लखनऊ में। आचार्य नरेंद्र देव, उन्होंने ये सुधार समिति जो है उसमें अनुशंसा पर जो है गठन किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे, उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो थे, ठीक है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैंने आपको कहा लिपि की बात करोगे, लिपि को उठाओगे, टॉपिक को उठाओगे, काफी लेंथी टॉपिक है, काफी सारा कुछ है। देवनागरी लिपि की बात करूं कि उसके नाम को लेकर तो इतने सारे विचार किए गए हैं, इतने सारे मत है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, जो नेट के नजरिए से, जेआरएफ के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है पढ़ना है इसे अच्छी तरीके से, इनमें से कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इनको किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बाकी इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिपि के बारे में, ठीक है। और अच्छी तरीके से अब लिपि को समझिए, और ये सन वगैरह टाइम जगह,
ठीक है, नाम, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से याद कीजिए, क्योंकि अगर आप ये याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही है, नुकसान आपके लिए कभी भी कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अच्छी तरीके से याद कीजिए, इसे समझिए, समझ समझ के याद कीजिए। और जैसे ट्रिक, अगर ट्रिक के तरीके से याद करना है, ट्रिक के तरीके से याद कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक बना लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। जो आपके रोज की जिंदगी में जो चीजें होती है उनसे रिलेट करके ही करना, क्योंकि उनसे रिलेट करके करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मैं ये करने के बाद ये करता हूँ, या ये करने के बाद ये करती हूँ, तो उस चीजों से रिलेट करोगे तो जरूर आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई है ये क्लास। तो आज का प्रश्न जो है वो हम उठाते, तो आज का प्रश्न क्या है, ब्रज भाषा कहां बोली जाती है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ब्रज भाषा कहां बोली जाती है, तो ऑप्शन है इलाहाबाद में बोली जाती है, ओरछा एवं झांसी में बोली जाती है, मथुरा वृंदावन में बोली जाती है, या बनारस में बोली जाती है। तो ये चार आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तो आप बताओगे कि ब्रज भाषा कहां बोली जाती है। तो वो टेबल जो है, जो मैंने आपको बोलियों का टेबल करवा रखा है, उसे आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। और जिन्होंने अभी लर्न नहीं किया है उन लोगों के लिए भी है कि वो सारे भी लर्न कर लीजिए, चाहे ट्रिक से कीजिए चाहे वो, और मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, 4 ट्रिक्स बताई थी, उन ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए और जो है अप्लाई कीजिए और लर्न कीजिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो जो भी आपकी क्वेरी है मैं उसका जरूर आंसर दूंगी। ठीक है, और दोस्तों आज हम लोगों ने लिपि पढ़ा है, और कल की जो हमारी क्लास होगी वो राजभाषा के ऊपर होगी। हम राजभाषा को जानेंगे, राजभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, और जो है इस तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, तो बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।